खास बात ये है कि आईएम्स के बजट पर पिछले 2 सालों में पहले 600 करोड़ रुपए बजट था लगभग, फिर 300 करोड़ किया लास्ट ईयर और 300 इस साल करोड़ घटा करके उसको 200 करोड़ किया। 200 यूजीसी के बजट में ही 60% की कटौती कर दी है। जो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उनके पीछे जो एक विचारधारा चल रही है, हम ये कह रहे हैं हमें उच्च शिक्षा चाहिए नहीं ना, हमको तो वैदिक भारत बनाना है। हम वैदिक काल में जाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, हम वैदिक काल में जाएंगे, हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम जो है सुबह उठ कर यज्ञ करेंगे, हमको ये काम करना है। हमको आईएम्स इसलिए बनाए गए थे कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास हमारे यहाँ बिजनेस हाउसेस बनेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल होगा, हमें बहुत एमिनेंट, बहुत ब्रिलियंट मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी और वो हमारे पास इन हाउस सप्लाई होगी। लेकिन आज क्या हो गया, आज हम इस बात में बहुत फक्र महसूस करते हैं कि आईएम्स की जब प्लेसमेंट होती हैं वो सारी फॉरेन कंपनीज होती हैं, बॉस्टन कंसल्टेंसी, मैकेंजी, केपीएमजी, जो वहां से बच्चों को हायर करती हैं। ये थी जो नेहरू जी का सपना था कि हायर एजुकेशन कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का हो, अगर वो सपना देखता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, एम्स में जाना है, मेरे को आईएम में जाओ, जा सके, उस सपने की हम क्या कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। आप यकीन मानिए गाजियाबाद और नोएडा में 25-30 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। पर लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आपने जो 2014 में जब आप आए थे तो आपने जो हमको सपने दिखाए थे उन सपनों का क्या हुआ। पहला सपना था 100 स्मार्ट सिटीज को, केवल 1% क्षेत्रफल को स्मार्ट सिटी बनाना था, बाकी को देहाती सिटी रहना था। 10 साल आपने जो सपनों की योजनाएं थी आपकी, उसमें आपने क्या आउटपुट है, इसके ऊपर संसदीय समिति की रिपोर्ट ही नहीं रख पा रहे। बीजेपी की बड़ा वेपरेंटी क्या है, हर छोटे गांव कस्बे में उन्होंने 150 लंपटों की फौज तैयार की हुई है जो जय श्री राम के नारे लगाएंगे, साल भर उत्सव मनाएंगे, कांवड़ उठाएंगे, चुनरी यात्रा निकालेंगे, गणपति बिठाएंगे। फिर उनका खर्चा कहाँ से पूरा होगा। ग्राम पंचायत, नगर निगम लेवल पे जो छोटे छोटे ठेके होते हैं ना, नाली खोद दी, पेड़ लगा दिए, फिर नाली फिर भर गई है ना, फिर बड़ी सड़क बन रही है, उसका मट्टी उठाना है। छतरपुर जिले में अभी देख रहा था कि पहाड़ के पहाड़ खोद दिए उन्होंने, सरकारी मट्टी उठाई, सरकारी जमीन की, और सरकार के प्रोजेक्ट में सप्लाई कर दी। तो ऐसा हर जगह हुआ। कल मोहाली पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है जो कम से कम 150 लूट कर चुका है, और उस गिरोह का सरगना जो है पिछले साल अग्निवीर में भर्ती हुआ युवा है, जो अभी 2 महीने की छुट्टी पे आया था बंगाल में, उसकी पोस्टिंग मतलब ये हुआ कि ये जो 4 साल बाद जो 75% अग्निवीर हटाए जाएंगे अश्विनी, ये अपराधीकरण को बढ़ावा देंगे समाज में। आपके पास एक रेडीमेड कम्युनल फोर्स तैयार हो जाएगी। यदि कोई आदमी कई दिनों से अन्न नहीं खा रहा होगा, भूखा भी होगा, वो कई दिनों से जंगलों में रह रहा होगा, जानवरों के बीच में रह रहा होगा, तो भी वो इस चीज को जानता होगा कि आरएसएस पूर्णतः राजनीतिक संगठन है। बिल्कुल। केंद्र सरकार नहीं जानती। दिल्ली राइट्स में हुआ क्या था कि उन्होंने कोविड के नाम पर लोगों को धरना स्थल पे उजाड़ना शुरू किया था, मारा पीटी की थी, और उसके बाद में वहां पे तथाकथित रूप से हिंसा को भड़काया गया था। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, इंडिया क्लाइमेट चेंज के एडिटर, और अश्विनी शंकर, मेरे दोस्त और यूपीएससी कोच। अगली खबर कल की है। जो बजट तो अब तो चलता रहेगा, काफी दिन तक चलता रहेगा। अश्विनी, इन्होंने एजुकेशन के बजट पर 7% की कमी कर दी, तुमने तो पढ़ा ही होगा। 7% बजट की कमी कर दी। सबसे खास बात यह है कि आईएम्स के बजट पर पिछले 2 सालों में पहले 600 करोड़ रुपए बजट था लगभग, फिर 300 करोड़ किया लास्ट ईयर और इस साल घटा करके उसको 200 करोड़ कर दिया। 200। यूजीसी के बजट में ही 60% की कटौती कर दी है। राइट। और टोटल हायर एजुकेशन के बजट में 16% की कटौती कर दी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार शिक्षा का बंटाधार क्यों करना चाहती है। चाहती ये है कि कोई उच्च शिक्षा ले ही ना। भाई लगातार आपके देश में हमें उच्च शिक्षा चाहिए नहीं। देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि हायर एजुकेशन में एनरोल करने वालों की संख्या बढ़ रही होगी। जब संख्या बढ़ रही होगी तो बजट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो बजट कम कैसे किया जा सकता है। कुणाल देखो, आप एक बात समझो, जो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उनके पीछे जो एक विचारधारा चल रही है, हम ये कह रहे हैं हमें उच्च शिक्षा चाहिए नहीं ना, हमको तो वैदिक भारत बनाना है। हम वैदिक काल में जाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, हम वैदिक काल में जाएंगे, हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम जो है सुबह उठ कर यज्ञ करेंगे, हमको ये काम करना है, हमको वहां उलझाया जा रहा है। आप एक बात बताइए, अगर किसी भी कंट्री को आज के टाइम में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात हो रही है कुणाल, कि आज जो वर्ल्ड में है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, राइट।
अगर हमको इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो हमारा जो एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर है वो कम से कम 6%, 7% से ज्यादा होना चाहिए कुनाल। जस्ट लुक एट हाउ मच चाइना इज स्पेंडिंग ऑन इट्स एजुकेशन, हाउ मच यूएस इज स्पेंडिंग ऑन इट्स एजुकेशन, राइट। अच्छा, अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि जो गवर्नमेंट फंडिंग हो रही है वो कम क्यों हो रही है। मुझे याद है कुणाल, आईएम्स की फीस Yes. हुआ करती थी 1 लाख रुपए, आज आईएम अहमदाबाद की फीस 25 लाख 32 लाख रुपए फीस है। क्यों? 32 लाख क्योंकि रुपए अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई आप एक बात समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन आप कहता कमाओ है खाओ। एजुकेशन जो है वो सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट है। एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। सरकार कह रही है भैया आप जो आईएम बनाने थे नेहरू पैरू ने बना दिए, अब तुम अपना आप फीस देखो, अपना आप करो जो तुम्हें करना है। हम भारत को वैदिक भारत बनाएंगे, हम गाय की पूजा करेंगे, गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, हमको कुछ नहीं आता है। हम उस वाली संस्कृति पे जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे को आईआईटीज किस लिए बनाई गई थी कुणाल? आईआईटीज इसलिए बनाई गई थी कि हम कट थ्रॉट रिसर्च करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन क्या हो गया? आईआईटीज आर बिकमिंग नर्सरीज ऑफ प्रोड्यूसिंग बीटेक्स टू सप्लाई फ्रेश ब्रिलियंट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर द यूएस मल्टीनेशनल कंपनीज। आज ये यूएस हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये काम हो रहा है कुणाल। आप समझ रहे हैं? आईएम्स इसलिए बनाए गए थे कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास हमारे यहाँ बिजनेस हाउसेस बनेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल होगा, हमें बहुत एमिनेंट, बहुत ब्रिलियंट मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी और वो हमारे पास इन हाउस सप्लाई होगी। लेकिन आज क्या हो गया? आज हम इस बात में बहुत फक्र महसूस करते हैं कि आईएम्स की जब प्लेसमेंट होती है वो सारी फॉरेन कंपनीज होती हैं, बॉस्टन कंसल्टेंसी, मैकेंजी, केपीएमजी, जो वहां से बच्चों को हायर करती हैं। ठीक है, आज हमने एक ब्रांड नेम बनाया कि चलो कोई बात नहीं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। लेकिन आज गवर्नमेंट क्या कर रही है? पीछे हट रही है। अब वो क्या करें? जब आपने अपनी रिपोर्ट में बताया पहले 600 करोड़ था, अब 300 करोड़ हुआ, अब उन्होंने 150 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। यानी कि आप अपने आप भुगतो। और अपना भुगतने का मतलब क्या है? जब इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेंगे? अपनी फीसेस बढ़ाएंगे। जब फीस बढ़ेगी, एग्जामिनेशन फॉर्म के पैसे बढ़ेंगे, तो क्या होगा? ये जो एजुकेशन है जो मास स्केल पर होनी चाहिए थी, जो नेहरू जी का सपना था कि हायर एजुकेशन कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का हो, अगर वो सपना देखता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, एम्स में जाना है, मेरे को आईएम में जाओ, जा सके, उस सपने की हम क्या कर देंगे? ऐसी की तैसी कर देंगे। अब आईएम में वो बच्चा जाएगा जिसके बाप के पास डीप पॉकेट्स होंगी। आप इस बात को समझिए। इसके अलावा भी पंकज जी 60% तो यूजीसी का ही कम कर दिया सीधे। नहीं, यूजीसी को तो अब देखिए ना, हम एक तो हमने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में बुलाने के का दरवाजा खोला हुआ है। विदेशी विश्वविद्यालयों से जो राष्ट्रीय जो तथाकथित देश के विश्वविद्यालय, उनके कोलैबोरेशन के लिए मार्केट खोल दिया है। तो अब आप देख लीजिए कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर के आसपास ही खुली, उनकी फीस क्या है, और दूसरी चीज वहां जो सो कॉल्ड प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनको पर्क क्या दिया जा रहा है। आप यकीन मानिए, गाजियाबाद और नोएडा में 25-30 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नाम के लोग। ये तो अभी कुछ आधार और वो लगने लगे, वरना एक जो सो कॉल्ड असिस्टेंट प्रोफेसर था 4-4 जगह नॉमिनेट था वो, तब वो दरवाजे खुले। और मैं आप आपको तो फिर भी बताऊं कि बता रहे सबसे हैं बड़ी चीज थी कि 20-25 हजार, तो आप फिर भी ज्यादा बता रहे हैं। 10-10 हजार में काम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। निश्चित किए होंगे। मैं आपको और बताऊं कि इस बजट को जब मैं देख रहा था, तो चूंकि बजट पे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, तो जिन जी। चीजों पर लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं और जिन चीजों पर लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आपने जो 2014 में जब आप आए थे तो आपने जो हमको सपने दिखाए थे, उन सपनों का क्या हुआ? पहला सपना था 100 स्मार्ट सिटीज को लेकर। अभी इसी फरवरी में संसदीय जो समिति होती है आवास की, उसमें राजीव रंजन उसके चेयरमैन, उनकी रिपोर्ट आई। आप देखिएगा कि हमारे जो सो कॉल्ड 100 सिटीज थी, जिनको 5 साल में स्मार्ट बन जाना था, 10 साल में भी नहीं बनी है। और उन मोस्टली सिटीज में जो जो इसका मेन त्रस्त था अर्बनाइजेशन के कारण, जो सबसे बड़ी समस्या वाटर सप्लाई एंड वाटर लॉगिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटलाइजेशन, इन सब में पहले से वर्स्ट स्थिति हो गई और 48,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। और अब आप देखिए इस पोजीशन में क्या हो रहा है। मैं आपको पांडिचेरी का उदाहरण दूं। पांडिचेरी में उन्होंने अभी वहां का स्मार्ट सिटी का बजट कम कर दिया। उन्होंने बोला कि सेंटर ने जो पैसा दिया आप तो खर्च ही नहीं कर पाए, इसलिए हम कम कर दे रहे हैं। और वहां पर ये हुआ कि वहां पर जो सीवर लाइन का काम चल रहा था वो अधूरा रह गया।
और अभी लास्ट वीक ही वहां पर अधूरी सीवर लाइन में गिर के 3 लोग मर गए। अब बताइए। आप इस सरकार का निकम्मापन सोचिए कि जिस नगर निगम का सालाना बजट 100 करोड़ रुपए है, उस नगर निगम को आपने बोल दिया कि तेरे को 2600 करोड़ रुपए का काम करवाना है एक साल में, ना तो उसके बाद स्टाफ है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तभी नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश शहर जिनको आपको सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी बनना था, उस वो लास्ट आखिरी पायदान के शहरों में। और आप देखिए कि आपका भ्रम देखिए, आपको लगा होगा कि लखनऊ स्मार्ट सिटी हो जाएगा, मुझे लगा था इंदौर स्मार्ट सिटी हो जाएगा, लेकिन जब दस्तावेज पढ़ना शुरू किया मालूम पड़ा कि उस शहर का केवल 1% क्षेत्रफल को स्मार्ट सिटी बनाना था, बाकी को देहाती सिटी रहना था। तो आप बताइए कि मैंने 1% का नाला नाली सुधार दिया और 99% का वही गोबर भरा हुआ है, तो आपका स्मार्टनेस कहां जाएगी? यदि आपने तो अंबानी सरी का घर बना लो और आपके बगल में 4 भैंसे के खटाल होंगे, तो आपके घर की कैसी शोभा होगी? आज सही बात। इस स्मार्ट सिटी इतना बड़ा बजट जो एक राज्य के बजट के बराबर होता है सालाना, उस पे आप कोई सवाल नहीं कर रहे। ओडीएफ जो है, शौचालय योजना, कागजों पे शौचालय योजना है, आपने कभी उसका सोशल ऑडिट करा के देखा कि वास्तव में ओडीएफ योजना कहाँ गई? नमामि गंगे परियोजना 10 साल में नमामि गंगे के नाम पर नमामि नंगे परियोजना हो चुकी है वो। यानी बनारस, रेवाड़ावास और कानपुर 3 बड़े शहरों में ही हम गंगा को पहले से बदतर हालत में ले जा चुके हैं। तो कम से कम आज इस बजट में जब इन्होंने फिर से नए सपने दिखाए हैं ऑर्गेनिक खेती को लेकर, ऑर्गेनिक खेती की बात तो नमामि गंगे परियोजना में भी की हुई थी आपने कि गंगा के दोनों किनारे के 100 एकड़ खेतों में हम ऑर्गेनिक खेती कराएंगे जिससे कि केमिकल बहके नहीं आए। लेकिन आउटपुट कहाँ है? आप कानपुर में गंगा के किनारे जो कूड़े का जो विषाक्त लेड वाले कूड़े का जो भंडार लगा हुआ था चमड़ा उद्योग का, उसको आज की तारीख तक हटा नहीं पाए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले? तो कम से कम 10 साल आपने जो सपनों की योजनाएं थी आपकी, उसमें आपने क्या आउटपुट है, इसके ऊपर संसदीय समिति की रिपोर्ट ही नहीं रख पा रहे। जल जीवन मिशन को लेकर आप देख लीजिए, अटल भूजल अटर फ्लॉप रहा है। इस बार उन्होंने उसका पैसा बढ़ा दिया। अटल भूजल योजना संसदीय समिति कह रही कि फ्लॉप रही है, उस पर काम ही नहीं हुआ। और इस बार उन्होंने अटल भूजल योजना का फिर से पैसा बढ़ा दिया। देखिए सरकार का नियम है कि ये गारा गुम्मा के पैसे बहुत में पैसा लगाती है, मट्टी की खुदाई, जंगल की लगाई, जिसको यानी एक बारिश में सब धुल जाएगा, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे 1000 मजदूर लगाए थे कि उसकी जगह एक जेसीबी लगाई थी। उसमें जबरदस्त बजटिंग करेंगे और वो पैसा जो है, जो भाई बीजेपी की बड़ा वेपरेंटी क्या है, हर छोटे गांव कस्बे में उन्होंने 150 लंपटों की फौज तैयार की हुई है, जो जय श्री राम के नारे लगाएंगे, साल भर उत्सव मनाएंगे, कांवड़ उठाएंगे, चुनरी यात्रा निकालेंगे, गणपति बिठाएंगे। फिर उनका खर्चा कहां से पूरा होगा? ग्राम पंचायत, नगर निगम लेवल पे जो छोटे छोटे ठेके होते हैं ना, नाली खोद दी, पेड़ लगा दिए, फिर नाली फिर भर गई है ना, फिर बड़ी सड़क बन रही है, उसका मट्टी उठाना है। छतरपुर जिले में मैं देख रहा था कि पहाड़ के पहाड़ खोद दिए उन्होंने, सरकारी मट्टी उठाई, यानी सरकारी जमीन की, और सरकार के प्रोजेक्ट में सप्लाई कर दी। तो ऐसा हर जगह हुआ। मध्य प्रदेश के शहडोल के आसपास मालूम पड़ा कि वहां पर एक गैंग काम कर रहा था। उन्होंने क्या किया कि मास्टर प्लान पहले से पता कर लिया कि इस सड़क से हाईवे 6 लेन निकलने वाला है। उन्होंने वहां की जितनी जमीनें हैं जहां पे 6 लेन निकलना था उसके बीच में मकान बना लिए। वो लोगों के पास गए कि अब आप इतना पैसा ले लो और मकान बना लो और रजिस्ट्री आप अपने नाम रखिए, जिससे उसको मुआवजा मिले। पूरा गिरोह काम कर रहा है। तो ये लोग कौन लोग हैं? सुबह नमस्ते सदा वत्सल्य करते हैं और 10 बजे से ये करते हैं, फिर 5 बजे के बाद में अगर व्हाट्सएप ट्विटर पर गाली गलौज करते हैं और जय श्री राम और बस। तो ये जो पंकज जी, ये तो सुनिए कि जो है जय श्री राम सिर्फ इसका नहीं, डिफेंस का भी जय श्री राम कर दिया इन्होंने। तुम सोच के देखो। अग्निवीर स्कीम के ऊपर एडमिरल अरुण कुमार ने क्लियर कट कहा है कि आप देखिए, आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ
मैनिपुलेशन मत कीजिए आप यार, आप आप कह समझिए। रहे हैं कि मरने और के लिए भेज रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि हाँ, आप उनको मरने के लिए भेज रहे हैं, वो हरवा मैं देंगे अकेले वो। मरने के लिए नहीं है। मैं आपको एक खबर बताऊं जो आपको किसी अखबार में मिलेगी नहीं, वो क्षेत्रीय अखबार ही छापने। कल मोहाली हम्म, पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है जो कम से कम 150 लूट कर चुका है। और उस गिरोह का सरगना जो है, पिछले साल अग्निवीर में भर्ती हुआ युवा है, जो अभी 2 महीने की छुट्टी पे आया था बंगाल में, उसकी पोस्टिंग है। तो वो यानी वो अपना 4 ईयर प्लान के बाद नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की तैयारी पहले ही कर रहा है वो। राइट, ये बात सही है। अच्छा ये तो भाई नहीं। वेस्टर्न यूपी में मोस्टली आप गिरोह में देखो, फलाना फौजी, वहां पर बीएसएफ से बर्खास्त हुए लोग, पुलिस से बर्खास्त हुए लोग, ये सब लोग वहां की जो एक्सपर्टाइज इस्तेमाल करके आते हैं, यहाँ पर गिरोहबंदी और गुंडागर्दी में कर रहे हैं इस्तेमाल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो 4 साल बाद जो 75% अग्निवीर हटाए जाएंगे अश्विनी, ये अपराधीकरण को बढ़ावा देंगे समाज में, उन्हें शस्त्र प्राधिकरण को नहीं, चलाना आपके पास एक रेडीमेड कम्युनल फोर्स तैयार हो जाएगी, जो कम्युनल कम्युनल फोर्स फोर्स तैयार हो तैयार जाएगी। होगी, जो रॉइट्स में यूज होगी। कुणाल, आप इसकी लार्जर पर्सपेक्टिव सोचिए। दूसरी चीज आप समझिए, इस बजट के अंदर कुणाल, मणिपुर को कुछ भी नहीं दिया गया। शेम कुछ शेम, भी नहीं, वेरी शेम ऑन द मणिपुर गवर्नमेंट। कुछ भी नहीं। मणिपुर जो पिछले 1.5-2 साल से इंसर्जेंसी, रॉयट्स, क्लैशेस की पूरा वहां पे पूरा सिस्टम वहां पे एकदम क्रैकडाउन हो चुका है, और वहां कुछ बिहार नहीं और है, नथिंग इज देयर। बिहार और आंध्र हाँ, प्रदेश को तो दे दिया है ना, सरकार और बचाने के लिए आपको बिहार और बताएं, आंध्र प्रदेश। देखिए एक खबर नॉर्थ ईस्ट से आपको बताता हूँ हाँ। कि इस देश में पिछले 4 साल से लगातार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है वो मेघालय का है। मैं मेघालय उस पर हम कस्बे लोगों का ने नाम चर्चा भूल की। रहा हूँ, बी से है वो। एक छोटा सा हम्म इंडस्ट्रियल एरिया है। हम इन्हें नॉर्थ ईस्ट को क्यों बर्बाद करने को लगे हुए हैं? मेघालय में एक तरफ रेठोल माइन हम्म के कारण नदियां बर्बाद हुई हैं, दूसरी तरफ हम्म छोटे छोटे इस प्रकार के इंडस्ट्रियल हब बनाकर ये जो हम्म दुर्गति करना शुरू कर रहे हैं। हम सोचो कि नॉर्थ ईस्ट में अभी आपको बताऊं कि ममता बनर्जी ने बोला कि बंगाल में हो रहे बांग्लादेश में हो रहे क्लैशेस के कारण यदि कोई विस्थापित आते हैं तो हम उसको जगह देंगे, और पूरी हम्म बीजेपी उसको आलोचना करना शुरू कर दिया। जब पहले से ही मिजोरम में 60,000 लोग म्यांमार से आके बसे हुए हैं, उनकी बाकायदा बस्तियां हुए, गांव के गांव उनके हो गए, उस पे हम्म, आपको कोई आपत्ति नहीं हो रही है? तो सही। तो ये जो चीजें हैं, हमारा जो मीडिया है इन सब खबरों को बहुत खूबसूरती से नहीं दिखाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक रिट लगी सेंट्रल हम्म गवर्नमेंट द्वारा आरएसएस को परमिशन देने को लेकर। केंद्र सरकार ने उसके अंदर हलफनामा दिया कि हमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आरएसएस की शाखा में शामिल होने से कोई आपत्ति नहीं है। 1966 का जो ऑर्डर था इसलिए निकला था क्योंकि उस समय कहा गया था कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन हमारी जानकारी में आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, उसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हमें अब कोई आपत्ति नहीं है। ये केंद्र सरकार का हलफनामा जबलपुर हाईकोर्ट को है। लेकिन ये इस प्रकार की खबरें हम लोग न तो सामने बहुत सारी उभर के आती हैं, न उसकी चर्चा हम्म करती हैं। यदि कोई आदमी कई दिनों से अन्न नहीं खा रहा होगा, भूखा भी होगा, वो कई दिनों से जंगलों में रह रहा होगा, जानवरों के बीच में रह रहा होगा, तो भी वो इस चीज को जानता होगा कि आरएसएस पूर्णतः राजनीतिक संगठन है। बिल्कुल सही बिल्कुल बात लेकिन है, केंद्र सब सरकार नहीं जानती है। अच्छा, जैसे राइट आप राइट। खबरों की बात कर रहे थे ना, तो मैं ये बताऊं अश्विनी कि राहुल गांधी शंभू बॉर्डर के जो किसान थे उनसे मिला। वो उसने जो पहले तो उनको पार्लियामेंट में आमंत्रित किया था, पर पार्लियामेंट में सरकार ने मना कर दिया मिलने से, जबकि वो चाहता तो अपने अपने ये जो कक्ष में मिल सकता था, प्राइवेटली मिल सकता था, पर उन्होंने एंट्री ही डिनाई कर दी इनकी किसानों की। अब क्या हुआ है कि वो बाहर मिला है, लेकिन मुझे अभी तक पंकज जी किसी अखबार में ये खबर मिली नहीं है कि उसने किसानों के साथ मुलाकात की है, कम से कम फ्रंट पेज पे और अंदर 2-3 पेजों में तो नहीं है किसी भी 4-5 बड़े अखबार में। आपको मिली ये खबर कहीं? ये पूरी तरह खबर ही नहीं नहीं, गायब कर कहीं दी आज की न्यूज़पेपर है ही नहीं है, ये और न्यूज़पेपर कल की की में मैंने भी खबर ही नहीं। नहीं। किसी मैंने किसी अखबार में, अमर उजाला में या सहारा में कहीं पे देखा तो है, लेकिन कवर अच्छा। पेज यानी प्राइम लोकेशन पे कहीं नहीं है। वो जो और जबकि 6-7 महीनों से। पेज की जो खबर होती है ना, हाँ उसके हाँ। ऊपर है। और क्योंकि जबकि देखिए महीनों आज से बैठे हैं इस इसलिए पर। रिलेवेंट है
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बता दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट वो सोच समझ के, हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने बोला कि शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उस अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। जो किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनसे बातचीत का एक रास्ता निकाला जाए, एक कमेटी गठित की जाए। उन्होंने कहा कि ये अविश्वास है लोगों के बीच में, अब हाँ, न ये सरकार ने एक कोई बड़ा ऐसा फैसला है कि आप किसी को यानी धरने के नाम पर आप इस तरीके से नहीं हटा सकते हो। मैं फिर दिल्ली राइट्स के मसले भी आऊंगा। दिल्ली राइट्स में हुआ क्या था कि उन्होंने कोविड के नाम पर लोगों को धरना स्थल से उजाड़ना शुरू किया था, मारा पीटी की थी, और उसके बाद में वहां पे तथाकथित रूप से हिंसा को भड़काया गया था। बिल्कुल। भाई आप बताइए ना, दिल्ली राइट्स के पहले 100-125 दिन से जो सीए एनआरसी के आंदोलन चल रहे थे, सब शांतिपूर्ण थे। जामिया इलाके में 2 बार गोली चली, लेकिन वहां पर किसी ने कभी कोई एक कंकड़ नहीं चलाया, किसी को गाली नहीं बकी। ठीक है ना। वो जो लोग धरने में बैठे थे वो तो शांतिपूर्ण धरने के लिए ही बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने उजाड़ा उनको, और यही शंभू बॉर्डर पे पुलिस करना चाह रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी। तो आज के लिए इतनी ही खबरें फाइनल की जाए पंकज जी। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू अश्विनी, थैंक यू सर। नमस्कार।